आज हम प्रतिस्थापन अभिक्रिया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे। प्रतिस्थापन अभिक्रिया। अब देखो, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या मतलब है। ऐसी अभिक्रिया, प्रतिस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या समूह को हटाकर दूसरा परमाणु या समूह आ जाए, उसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे मैं एग्जाम्पल लेकर के आपको बता देता हूँ कि जैसे ये मेथिल क्लोराइड है, हैलोजन व्युत्पन्न मेथिल क्लोराइड, इसकी क्रिया हम जलीय KOH से करवाएंगे। KOH, और KOH कैसा होना चाहिए? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जलीय। जलीय का मतलब इसको जल में घोलेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर ये प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ हटने वाला जो Cl है, उस Cl हटेगा यहाँ पर और इसकी जगह OH जुड़ जाएगा और K और Cl क्रिया करके KCl बना देंगे। तो ये आ गया जैसे CH3OH और ये आ गया KCl। तो यह एक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। मतलब हैलोजन व्युत्पन्न जो है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया देंगे। तो इसमें Cl को हटाकर ये OH आ गया, ये मेथिल क्लोराइड है, ये मेथिल एल्कोहल है। अब प्रतिस्थापन अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला प्रकार है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इसको शॉर्ट में आप लिख सकते हो SN। अब देखो इसमें इनके अर्थ क्या हैं। प्रतिस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। प्रतिस्थापन को अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन के लिए यहाँ पर ले लिया S। और नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, अंग्रेजी में कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक। तो इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और संकेत हम ये लेंगे। दूसरा जो प्रकार है प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन ये दो प्रकार का है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। अब आपको समझना क्या है यहाँ पर कि ये जो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं देते हैं। आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पहला ही पार्ट है वो है हैलोजन व्युत्पन्न, कक्षा 12 का, और आपके सिलेबस में ये है। तो जो हैलोजन व्युत्पन्न हैं, उनकी जो मुख्य अभिक्रिया है वो होती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और जो एरोमेटिक यौगिक है, ये भी आपको थोड़ा बहुत पढ़ना है। एरोमेटिक यौगिकों की जो मुख्य अभिक्रिया है, कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन है, वो है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। आज हम केवल इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो नाभिक स्नेही जो प्रतिस्थापन अभिक्रिया है,
उसमें होगा क्या, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसके बारे में आज हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो जो मैंने ऊपर रिएक्शन ले रखी है, जो अभिक्रिया ले रखी है, देखिए सीधा सा ये है, इसमें ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन का ही उदाहरण है। देखो जैसे ये CH3Cl और प्लस KOH, यहाँ पर देखो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया वो अभिक्रिया होगी जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित नाभिक स्नेही को हटा करके दूसरा नाभिक स्नेही आ जाए, वो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। जरा इस रिएक्शन में देखिए, यहाँ से ये क्लोरीन जब हटेगा तो Cl माइनस होगा, और ये यहाँ लगा सकते हो आप, ये K पॉजिटिव है और OH नेगेटिव है, क्योंकि ये आयनिक यौगिक है, इस पर आप लगा सकते हो पॉजिटिव नेगेटिव। अब प्रश्न ये उठता है कि ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कैसे हुआ। यहाँ से ये Cl जो निकलेगी वो Cl नेगेटिव के रूप में निकलेगी, तो ये कार्बन पॉजिटिव होगा, और ये जो CH3 है इस पर ये OH अटैक करेगा, ये OH जुड़ जाएगा। अब ये OH जुड़ा यहाँ पर और हट गया क्या, Cl। अब आप देखेंगे यहाँ पर कि नाभिक स्नेही Cl को हटा करके उसके स्थान पर नाभिक स्नेही OH जुड़ा है, इसलिए ये अभिक्रिया नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। कहने का मतलब ये हुआ, आपके जो ऑर्गेनिक का पहला ही पार्ट है उसमें ये जो हैलोजन डेरिवेटिव है, हैलोजन व्युत्पन्न है, उनकी मुख्य अभिक्रिया कौन सी है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है, क्योंकि नाभिक स्नेही Cl जो है उसको हटा करके नाभिक स्नेही OH आया है। भाई नाभिक स्नेही के बारे में मैंने आपको बार बार ही बताया, नाभिक स्नेही ऐसे याद करना इसको, जो नाभिक से स्नेह करे, जो नाभिक की ओर अट्रैक्ट हो। तो नाभिक पर कौन सा आवेश होता है, धनावेश होता है, तो नाभिक की ओर कौन अट्रैक्ट होगा, नाभिक की ओर ऋणावेशित जो स्पीसीज है वही तो अटैक होगी। तो याद रखिए, जो ऋणावेशित स्पीसीज होंगी वो सभी ऋणावेशित स्पीसीज नाभिक स्नेही होंगी। तो ये Cl यहाँ पर नाभिक स्नेही है और ये भी नाभिक स्नेही है। अब नाभिक स्नेही अभिक्रिया भी दो प्रकार की होती है। वो दो प्रकार कौन कौन से हैं, उसमें से एक है पहला प्रकार एकाणुक या एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो यहाँ पर प्रतिस्थापन, सब्स्टिट्यूशन अंग्रेजी में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन। तो प्रतिस्थापन के लिए तो एस ले लेंगे, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक, उसके लिए हम यहाँ पर एन ले लेंगे, एकाणुक यूनिमोलिक्यूलर। अब आपको ये सिंबल याद होना चाहिए, ये सिंबल याद होना चाहिए कि इसका जो मीनिंग है वो क्या है। एस यहाँ पर किसको बता रहा है, सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन को। एन बता रहा है न्यूक्लियोफिलिक नाभिक स्नेही, और ये जो वन है वो बता रहा है एकाणुक यूनिमोलिक्यूलर नाभिक स्नेही। और ये इसका जो दूसरा प्रकार है वो क्या है, द्विआणुक नाभिक
इसने ही प्रतिस्थापन, इसका भी आपको सिंबल याद हो जाना चाहिए। मैं सिंबल आपको बता देता हूँ। वही प्रतिस्थापन के लिए एस, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफिलिक एन, और द्वितीय अणु यहाँ पर 2। फिर से सुन लीजिए, इसको अंग्रेजी में कहते हैं बाइमोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बाइमोलिक्यूलर, तो सब्स्टिट्यूशन प्रतिस्थापन के लिए तो हमने एस ले लिया, नाभिक स्नेही के लिए न्यूक्लियोफिलिक एन ले लिया, और द्वितीय अणु बाइमोलिक्यूलर के लिए हमने 2 ले लिया। देखो, अब हम एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। अब ये जो नाम में एकाणुक और द्वितीय अणुक कैसे आ रहे हैं, इसके बारे में आपको समझना है। तो ये जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, प्राथमिक एल्किल हैलाइड, वो एकाणुक मतलब SN1 क्रियाविधि या SN1 अभिक्रिया के द्वारा क्रिया करेगा। ऐसा क्यों है, ये अभी आपको डिटेल में मैं समझाऊंगा। प्रोडक्ट तो ये हो जाएगा यहाँ पर KCl, यहाँ आपको समझना है। देखो, जिस प्रकार से कोई वस्तु चलती है तो उसमें अभी उसका जो गति होती है उसका वेग होता है, और वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। अभिक्रियाओं में दूरी तय नहीं होती है, अभिक्रियाओं में अभिकारकों की सांद्रता में परिवर्तन होता है, अभिक्रियाओं का भी वेग होता है। अब अभिक्रिया का जो वेग होता है, 11वीं क्लास में भी मैंने आपको कुछ क्रिया विधियां बताई थी। अब ये क्रिया जो है वो किस प्रकार से होगी, इस क्रिया के बारे में बताना कि कौन किस प्रकार से आक्रमण करता है, आक्रमण किस पर होता है, इसके बारे में बताना अभिक्रिया की क्रिया विधि कहलाती है। तो इसमें SN1 अभी आपके समझ में आएगा कि अभिक्रिया का जो वेग है या अभिक्रिया की जो गति है उसको धीमे पद के द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। अभिक्रिया की गति को, अभिक्रिया का जो सबसे धीमा पद होता है, मंद गति का पद होता है, उसके द्वारा ज्ञात किया जा सकता है। तो आपको ये देखना है कि जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है उसमें यदि 2 अणु भाग ले रहे हैं तब तो उसको कहते हैं द्विअणुक, और यदि 1 अणु भाग ले रहा है तो उसको कहेंगे एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ये एग्जाम्पल इसका गलत हो गया है, ये नहीं है इसका एग्जाम्पल। इसका एग्जाम्पल होगा ये तृतीयक ब्यूटिल वाला CH3 होल थ्राइस CCl प्लस KOH, और ये यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन है, लेकिन ये एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है। क्यों है अभी देखिए मैं आपको बताता हूँ। अभिक्रिया का जो वेग निर्धारक पद है, जिस पद के द्वारा अभिक्रिया का वेग ज्ञात किया जाता है, उसमें देखना है आपको कि कितने अणु भाग लेते हैं। तो जैसे एकाणुक का मतलब है कि जो अभिक्रिया का वेग निर्धारक पद है, जिसके द्वारा अभिक्रिया के वेग को ज्ञात किया जा सकता है, जो धीमा पद है उसमें एक ही अणु भाग लेता है। जैसे ये उदाहरण है एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का, ये तो आपको पता होगा ही, ये मैंने 11वीं क्लास में आपको खूब याद करवाया था। ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है और ये तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल है, और ये जो एल्किल हैलाइड है
वो तृतीयक कहलाएगा। तृतीयक क्यों कहलाएगा, इसमें आपको ये देखना है कि ये जो हैलोजन जुड़ा हुआ है, हैलोजन वो कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है। वो हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, देखो। और ये कार्बन तृतीयक कार्बन है, टर्सरी कार्बन है, क्योंकि ये कार्बन 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। इस कार्बन पर 3 CH3 है, तो 3 CH3 होने का मतलब ये कार्बन 3 C से जुड़ा हुआ है, तो ये तृतीयक कार्बन हो गया। और तृतीयक कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होने के कारण ये तृतीयक एल्किल हैलाइड है, ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड और ये तृतीयक। अब हम ये देखेंगे कि इसका नाम एकाणुक क्यों है, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्यों है। अब इसकी क्रिया विधि के बारे में देखेंगे हम, क्रिया विधि, मैकेनिज्म, क्रिया विधि। तो क्रिया विधि में क्या देखेंगे हम, जो पीछे के पेज पर मैंने लिखी थी, यह है अभिक्रिया यह अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि द्वारा क्रिया विधि द्वारा 2 पदों में होती है। तो 2 पदों में हो रही है, तो फिर इसके नाम में 1 क्यों आ रहा है भाई? इसका मतलब यही तो हुआ, एकाणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और यहां मैं कह रहा हूं 2 पदों में हो रही, फिर यहां पर 1 क्यों है। देखिए आप, जो पहला पद है इसका, उसमें क्या है, कार्बो कैटाइन का निर्माण, जिसको कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, कार्बो कैटाइन, कार्बोकैटाइन का निर्माण। सबसे पहला काम है इसमें कार्बोकैटाइन का निर्माण होगा। ये मैंने खूब अच्छी तरह से आपको पढ़ा रखे हैं कार्बोकैटाइन वगैरह। तो जैसे ये तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड है, इस तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड में ये जो CCl बंध है, ये इसका विषमांश विखंडन होगा, क्योंकि क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज़्यादा है, यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी ग्रुप है। तो इसमें होगा क्या, बंध का जब विखंडन होगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे, क्लोरीन पर, तो कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब होता है उस स्पीसीज को हम कार्बोकैटाइन कहते हैं। तो देखिए ये आ गया कार्बोकैटाइन और ये क्लोराइड आयन। तो पहला पद ये है। इस पहले पद में आप देखेंगे एक ही अभिकारक भाग ले रहा है, और ये जो है मंद गति का है, ये पद ये धीमी गति से हो रहा है। इसलिए ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया की गति या इस अभिक्रिया का वेग इस पद के द्वारा मापा जाता है। इस पद को, इस पहले पद को, इसको कहते हैं वेग निर्धारक पद। और उस वेग निर्धारक पद में आप देख रहे हैं यहाँ पर केवल एक ही अणु भाग ले रहा है, इसलिए इसके नाम में 1 आ रहा है। मतलब जो धीमा पद है, जो वेग निर्धारक पद है, उसमें एक अणु भाग ले रहा है, इसलिए एक अणुक है ये। अब ये जो इसमें सेकंड क्या होगा, ये जो नाभिक स्नेही है, क्योंकि हम इसमें क्रिया किससे करवा रहे हैं, एल्किल हैलाइड की, इससे हम क्रिया करवा रहे हैं जलीय KOH से। तो जलीय KOH का मतलब KOH को पानी में घोलना है, और जैसे इसको पानी में घोलेंगे तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयनों में टूट जाएगा। तो जो नेगेटिव आयन है वो होगा इसमें हाइड्रोक्साइड आयन। तो दूसरे पद में क्या होगा, नाभिक स्नेही
नाभिक स्नेही का कार्बोकैटायन पर आक्रमण तो नाभिक स्नेही जो है वो कार्बोकैटायन पर आक्रमण करेगा और उससे हमारे को जो अंतिम उत्पाद है वो प्राप्त हो जाएगा। तो ये देखिए आप, ये जो कार्बोकैटायन है CH3 CH3 प्लस और प्लस जो नाभिक स्नेही है वो कहाँ से आएगा, KOH से। मैंने इसमें K को नहीं दिखाया है क्योंकि मैंने बताया कि जल में डालने पर ये पोटेशियम और हाइड्रोक्साइड आयन में टूट जाएगा, तो उसमें से जो K है और OH वो अलग अलग रहेंगे, तो K तो Cl से क्रिया कर लेगा। तो ये जो नाभिक स्नेही है ये इस पर आक्रमण करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव और ये बहुत तीव्र गति का पद है CH3 और ये OH, ये इसकी क्रिया विधि हो गई। अब आपके दिमाग में प्रश्न आ रहा होगा कि मैंने इसी को क्यों लिया, तृतीयक एल्किल हैलाइड को ही क्यों लिया। पहले मैंने देखो इस पेज पर ये लिखा था, फिर इसको काट दिया था कि भाई ये SN1 का उदाहरण नहीं है, ये ऐसा क्यों है। मतलब ये प्राथमिक एल्किल हैलाइड है क्योंकि जो हैलोजन है वो कहाँ पर जुड़ा हुआ है, प्राथमिक कार्बन पर जुड़ा हुआ है। तो प्राथमिक जो एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 विधि से क्रिया नहीं करेंगे, तृतीयक एल्किल हैलाइड ही SN1 क्रिया विधि से क्रिया करेंगे। अब ऐसा क्यों है इस चीज को समझिए आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कार्बोकैटायन बन रहा है, कार्बोकैटायन बनेगा तभी तो वो आगे क्रिया में भाग लेगा। इसका मतलब बनने वाला कार्बोकैटायन स्थायी होना चाहिए तभी वो बनेगा और आगे के पद में वो भाग लेगा। तो यहाँ पर मिथाइल जो क्लोराइड है, मेथिल क्लोराइड है, वो इस विधि से क्रिया नहीं देगा क्योंकि मेथिल क्लोराइड से मेथिल कार्बोकैटायन बनेगा जिसकी स्टेबिलिटी कम है। ये मैंने आपको 11वीं क्लास में काफ़ी बताया था कि कार्बोकैटायन की जो स्टेबिलिटी है उसको मैंने काफ़ी समझाया था, लेकिन एक बार जो हो सकता है आपके दिमाग से ये चीज़ें निकल गई होंगी, आपके नोट्स में भी ये लिखा हुआ होगा। मैं इस चीज़ को फिर से आपको समझा देता हूँ। पहली बात तो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शुरू से, ये बंध का विखंडन विस्मांस विखंडन हुआ है और यहाँ पर ये बना है कार्बोकैटायन, क्या बना है तो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। अब जरा आप ये देखिए कि यदि CH3Cl होगा तो उससे क्या बनेगा, मेथिल कार्बोकैटायन और क्लोराइड आयन। यदि एथिल क्लोराइड है तो उससे बनेगा एथिल कार्बोकैटायन। और यदि आइसोप्रोपिल क्लोराइड यदि हम लेते हैं तो उससे बनेगा आइसोप्रोपिल कार्बोकैटायन। और तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड यदि हमने लिया है, वो देख दिखाई साफ तो दिखाई, तो उससे बनेगा तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन। अब ये जो इनका जो स्थायित्व है
वो देखना पड़ेगा हमारे को। मतलब ये जो मेथिल कार्बोकैटायन है ये क्रियाशील है। क्रियाशीलता का यहाँ पर जो कारण है वो क्या है, ये धनावेश है। ये एथिल कार्बोकैटायन है, इसकी क्रियाशीलता का कारण इस पर जो कार्बन पर धनावेश है वो है। इसी प्रकार से ये धनावेश क्रियाशीलता का कारण होता है। आप ध्यान रखिए, हमेशा आवेश बढ़ जाएगा, चाहे वो धनावेश हो और चाहे वो ऋणावेश हो, वो किसी सिस्टम पर बढ़ जाएगा तो उसकी स्टेबिलिटी, उसका स्थायित्व कम हो जाएगा, उसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी। अब ये जो मेथिल कार्बोकैटायन है ये क्रियाशील है क्योंकि यहाँ पर जो है ये पॉजिटिव चार्ज जो है इसके कारण से ये नेगेटिव स्पीशीज जो है उससे क्रिया करके वापस ये बना देगा। तो कहने का मतलब ये है कि इनकी स्टेबिलिटी देखने के लिए हमारे को देखना है कि ये धनावेश जो है वो धनावेश सबसे कम कहाँ पर है। जहाँ कार्बन पर धनावेश सबसे कम होगा, क्योंकि ये धनावेशित खुद है और ये ऋणावेशित है, तो जहाँ धनावेश ज़्यादा होगा वो अपने आप ही ऋणावेशित इस स्पीशीज को आकर्षित कर लेंगे और ये बन जाएगा। तो यहाँ जो क्रियाविधि है उसमें वो बनेगा या नहीं बनेगा ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उसके स्थायित्व को देखना पड़ेगा। अब मैंने आपको इनका जो स्थायित्व है कक्षा 11 में वो प्लस आई प्रभाव के आधार पर समझाया था। अब जरा देखिए प्लस आई प्रभाव के बारे में क्या था। देखिए इनका स्थायित्व हम प्रेरणिक प्रभाव के आधार पर समझाएंगे। अब प्रेरणिक प्रभाव जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, तो जितने भी एल्किल ग्रुप होते हैं मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ये सब प्लस आई प्रभाव दर्शाते हैं, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाते हैं। और धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में क्या होता है एक बार फिर से समझ लीजिए आप। यहाँ पर ये अकेला CH3 है और इसमें ये जो जिस कार्बन पर धनावेश है उससे एक CH3 जुड़ा हुआ है। तो प्लस आई प्रभाव में क्या होता है, मतलब जो प्रेरणिक प्रभाव होता है वो होता है इलेक्ट्रॉनों का थोड़ा सा विस्थापन, आंशिक विस्थापन ही क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। तो ये CH3 समूह क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेल करके खुद तो थोड़ा सा क्या जाएगा आंशिक पॉजिटिव, और ये जो कार्बन है वो जाएगा आंशिक नेगेटिव। ऐसे ही यहाँ पर दो मेथिल ग्रुप है तो प्लस आई प्रभाव में क्या होगा कि इस बंध के दोनों ही इलेक्ट्रॉनों को ये CH3 इस कार्बन की ओर धकेलेगा तो ये थोड़ा सा विस्थापित हो जाएंगे। मतलब इस बंध में दोनों ही कार्बन का एक एक इलेक्ट्रॉन है तो बंध के दोनों ही इलेक्ट्रॉन इस कार्बन की ओर खिसक जाएंगे थोड़ा सा। ऐसे इसमें भी तो होगा क्या, यहाँ पर क्या जाएगा आंशिक धनावेश, यहाँ पर भी आंशिक धनावेश, और उससे दुगना यहाँ पर क्या जाएगा आंशिक ऋणावेश। ऐसे ही यहाँ पर कितने समूह जुड़े हुए हैं, यहाँ पर 3 समूह जुड़े हुए हैं। ये तीनों ही बंध के दोनों इलेक्ट्रॉनों को इस पॉजिटिव कार्बन की ओर धकेल करके खुद क्या हो जाएंगे आंशिक नेगेटिव हो जाएंगे, आंशिक ऋणावेशित हो जाएंगे, और इस कार्बन को क्या करना चाहेंगे आंशिक ये पॉजिटिव हो जाएंगे, और ये जो कार्बन है इसको ये करना चाहेंगे ऋणात्मक। लेकिन आप ये देखो, अब देखिए आप इस पर जो CH3 पर +1 आवेश है वो इतना का इतना ही रहेगा। ये जो CH2 है इस पर क्या ये धनावेश समाप्त हो जाएगा, समाप्त नहीं होगा, क्योंकि ये जो ऋणावेश यहाँ पर आया है बहुत सूक्ष्म है, लेकिन ये पहले से यहाँ पर क्या है धनावेश है, इस धनावेश को कम कर देगा। इसलिए CH3 की बजाय इस कार्बन परमाणु पर धनावेश थोड़ा सा कम हो जाएगा, और यहाँ पर ये जो ऋणावेश आ रहा है इसके कारण से क्या होगा इस कार्बन पर धनावेश थोड़ा सा और कम हो जाएगा, और इसमें ये 3 कार्बन के कारण से ऋणावेश आ रहा है तो यहाँ धनावेश को ये 3 गुना जो ऋणावेश वो कम करना चाहेगा। तो आप देख करके बताएंगे कि सबसे जो कम धनावेश है वो इसी कार्बन पर तो हुआ। इसका मतलब
इसकी क्रियाशीलता कम है इस तृतीयक ब्यूटिल कार्बोकैटायन की, क्योंकि आवेश, विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, इसलिए ये क्लोराइड को इतना आकर्षित नहीं कर पाएगा। ये बहुत ज़्यादा आकर्षित करके और ये बना लेगा। तो ये जो स्थायित्व है कार्बोकैटायन का, वो हम प्रेरणिक प्रभाव और अतिसंयुग्मन से समझाते हैं। मैंने प्रेरणिक प्रभाव से समझाया, 11वीं क्लास में आपको दोनों से समझाया था। तो ये जो तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड से जो बना यहाँ पर ये तृतीयक कार्बोकैटायन, ये स्थायी है। और स्थायी है तो पहले पद में ये बनेगा, और पहले पद में ये बनेगा तो दूसरे पद में ये क्रिया करके ये बनाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि ये जो प्राथमिक एल्किल हैलाइड है, जैसे ये और ये, वो SN1 क्रिया विधि से क्रिया क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनका स्थायित्व कम होता है यहाँ पर, इसलिए ये बहुत कम मात्रा में बन पाते हैं, स्थायी नहीं होते हैं। इसलिए पहले पद में जब ये बनते ही नहीं हैं तो फिर आगे कहाँ से काम में आ जाएगा। तो फिर से समझ लीजिए, इसका जो नाम है SN1 क्यों हुआ? क्योंकि जो धीमा पद है उसमें एक ही अणु भाग ले रहा है, ये तीव्र है ये पद, और इसमें कार्बोकैटायन बन रहा है। तो सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी इसकी तृतीय कार्बोकैटायन की है, इसलिए तृतीयक एल्किल हैलाइड इस क्रिया विधि से क्रिया करेंगे, और प्राथमिक एल्किल हैलाइड जो है वो SN2 से क्रिया करेंगे। अब आपके परीक्षा में प्रश्न कैसे आएगा? परीक्षा में ये प्रश्न आएगा, आपको ये दिया हुआ होगा, ये दोनों ही दिए होंगे, और कहेंगे कि निम्न अभिक्रियाओं की क्रिया विधि दीजिए। तो ये तो मैंने अभी आपको समझाया ही नहीं है, ये मैंने समझा दिया। तो इसको देखते ही आप बताएंगे कि हाँ ये तो भाई इसमें तो ये तृतीय कार्बोकैटायन बनेगा और वो स्टेबल होता है, तो इसी अभिक्रिया SN1 क्रिया विधि के द्वारा होगी, यही आपको बताना उसके अंदर।